नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में ईएलपीएस थ्योरी और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में देखा। आज के टॉपिक हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और पेडागोजी से बनने वाले प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं हम, जो थ्योरी आपको बताई जा रही है, सारी की सारी थ्योरी आप कंठस्थ रखिएगा, क्योंकि थ्योरी तो एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अगर थ्योरी आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो आप आराम से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न। पैटर्न, ठीक है। देखिए एक टॉपिक आपका ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पैटर्न इजी है, थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए बात करें पैटर्न की, पैटर्न होता क्या है? पैटर्न्स मतलब बेसिकली एक सीक्वेंस होता है या एक क्रम होता है जो कुछ समय अंतराल बाद कह सकते हैं या कुछ स्थानों के बाद वो रिपीट करता है। जैसे अब अगर एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे लिखा रहे, ठीक है, तो जब आप कक्षा 2 के 3 के बच्चे को जो संख्याएं सीख चुके हैं उनको आप ये बताएंगे बेटा एक दो एक दो एक दो एक दो यहाँ क्या आएगा, तो आराम से वो बता देगा सर एक के बाद दो, दो के बाद फिर एक, फिर दो, फिर एक, अर्थात यहाँ पे एक आएगा फिर दो आएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप उसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ दीजिए दो रेखा। अब पूछिए बेटा यहाँ क्या आएगा, तो वो आराम से दिखेगा, पहले गोला आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो आराम से बता देगा यहाँ गोला आएगा, यहाँ ये आएगा। ठीक है, अर्थात पैटर्न की मदद से हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? एक क्रम सिखा सकते हैं, यानी कि क्रम से लगाना चीजों को बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और अगर आप जरा पैटर्न को ध्यान से देखें, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि देखो ऐसे 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 है फिर कट है, ऐसे 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 है फिर कट है, फिर ऐसे 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 है फिर कट है, यहाँ बताओ क्या आएगा? तो बच्चा तुरंत दिमाग लगाएगा, सोचेगा, सोचेगा ना। तो सोचेगा इसका मतलब ये है कि पैटर्न से बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, अर्थात उसकी मानसिक उसका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता है या इंप्रूव होता है। ठीक है, तो पैटर्न अभ्यास से क्या बढ़ता है? मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए वो लाइन खींचा एक दो तीन और कट कर दिया, है ना। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जब वो लाइन खींचा एक दो तीन, उसको पता है कि हमको ऐसे ही कट करना है, ऐसे नहीं करना है, अर्थात उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी। ठीक है, क्रिएटिविटी प्रॉफिट भी उसको होगा। ठीक, यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी को भी सीखेगा। ठीक, संरचनात्मक ज्ञान भी उसको प्राप्त होगा, डायग्राम बनाएगा, गोला बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा, आयत बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, लेकिन उसको सीखने में उसको मदद मिलेगी, अर्थात वो देख देख के चीजों को बनाने का प्रयास करेगा। और हो सकता है कि वो आपसे सवाल भी खुद पूछ ले, कभी कभार अपने मन से कुछ बना के आया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे बना के आया, फिर कैसा बताइए आगे क्या होगा, तो उसके दिमाग में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, यानी कि एक तो उसका पहली बात यह है कि मेंटल एबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि ये तुमने क्यों किया, तो वो बताएगा कि एक दो तीन कट था, एक दो तीन कट था, एक दो तीन कट था, अर्थात उसकी लॉजिकल थिंकिंग भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग भी उसकी क्या होगी? इंप्रूव होगी। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल के जरिए हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि बच्चा कैसे कैसे चीजों को सोचता है और समझता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन चीजों की मदद से या इस थिंकिंग की मदद से वो कैसे अपने आप को इंप्रूव करता है। देखिए ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए सवाल हमने बच्चे को दिया गया, ये है, फिर ये है, फिर उसके सेकंड स्टेप में बताया गया ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन जगह हमने खाली छोड़ दिया। ध्यान समझिएगा, पैटर्न के अंतर्गत बच्चे को बताया गया देखो बेटा ये आपका पैटर्न है, यहाँ क्या आएगा बताओ। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? दिमाग लगाएगा, सोचेगा, सोचेगा, अर्थात उसकी मेंटल एबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी। वो सोचेगा, दिमाग लगाएगा, अच्छा ये है, ये है, ये है, फिर ये है, ये है, ये है। वो तुरंत यहां बनाएगा, ये
ये और जब कोई चीज बनाई जाती है तो उससे क्या होता है, इंप्रूव क्रिएटिविटी। ठीक है, बच्चे में क्रिएटिविटी आ गई, फिर आप उससे प्रश्न करेंगे क्यों बनाया ऐसा, तब वो आपको लॉजिक देगा कि किस आधार पे बनाया, तो बताएगा पहले ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर ये वाला, यानी कि दो ठो चरकोने में एक गोला वाला था, अर्थात उसकी लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। तो पैटर्न के पढ़ाने से या पैटर्न सिखाने से बच्चों में तीन चीजें, एक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दूसरा उनमें क्रिएटिविटी आएगी, और तीसरा उनमें लॉजिकल थिंकिंग भी आएगी। ठीक है, देखिए बात करें पैटर्न की, ठीक है, पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीजें हैं, जैसे 2D डायग्राम, 3D डायग्राम है, उनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बात करें 2D डायग्राम की, 2D डायग्राम की बात करें तो जैसे आपका क्या होता है, एक ऐसी सीधी रेखा, इसको बोलते हैं क्या, लाइन, लाइन के बाद इसको बोलते हैं सर्कल, क्या बोलते हैं, सर्कल। ऐसे पूरी चारों साइड बराबर रहेंगी और ऐसे बना रहेगा एक बंद फिगर, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। दो साइड आमने सामने की दो साइड बराबर रहेंगी और स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। फिर आपका ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को देखिए, ये साइड चारों साइड इक्वल है, लेकिन देखिए इसमें इसमें अंतर है, टेढ़ा मेढ़ा है, चारों साइड इसकी इक्वल है, इसकी भी है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। ठीक, तो ये कुछ 2D फिगर है या शेप्स हैं जिनकी मदद से आप बच्चों में पैटर्न को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ 3D फिगर होते हैं, 3D फिगर होते हैं, इनको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम देखेंगे 3D फिगर होते क्या है। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका क्यूब होता है, क्या होता है, क्यूब। और जो संरचना ऐसे बनी होती है इस शेप में, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड होता है। ये आपका पूरा ठोस रूप में रहेगा, जैसे गेंद होती है, फुटबॉल नहीं गेंद मान लीजिए, तो ये होता है आपका, ये होता है स्फीयर, स्फीयर मीन्स गोला। आप देखिए यहाँ भी ये चीज है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ खोखला होता है और ये पूरा ठोस होता है। ठीक, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 2D फिगर है, देखिए इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, तो यही आपको ध्यान रखना है, 2D फिगर में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दो होती हैं। लेकिन क्यूबॉइड 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है, साथ ही साथ हाइट भी होती है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई होता है 2D फिगर में या प्लेन में, और लंबाई चौड़ाई और मोटाई होता है आपका 3D फिगर में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोटाई को ऊंचाई भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये देखिए, ये बात हो गई पैटर्न की। ठीक, पैटर्न से इससे अधिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, इतना पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। 15 क्वेश्चन में ये आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कभी आपको आ जाएगा कि डायग्राम बनाइए, या कभी आपको पेडागोजी के थ्रू पूछ लेगा कि इस ऐसी ऐसी चीजें हैं तो किसके अंतर्गत आएंगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे टॉपिक को समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन। और एक होता है हमारा संवर्धन, संवर्धन इसको बोलते हैं एगी, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा भूल रहा है, ऑगमेंटेशन, सॉरी, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। वैसे इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी ही पूछता है। देखिए समुच्चय मतलब ये होता है ना कि दो चीजों का जोड़, दो वस्तुओं का ले लीजिए या जो चाहिए आप उनको ले लीजिए, दो चीजों का जोड़। और समुच्चय मतलब होता है ये दो को साथ मिलाना, अर्थात जैसे इन दोनों को ऐसे जोड़ देना, ये होता है समुच्चय। जैसे दो चीजों का जोड़ मतलब 1 + 1 = 2, एक पेन ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए बराबर 2 पेन, 3 बुक ले लीजिए प्लस 4 बुक ले लीजिए, टोटल कितनी हो गई, 7 बुक।
अर्थात जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, उनको एक साथ कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। जैसे आपसे पेपर में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि पूर्णांक संख्याओं को, ठीक है, पूछेगा पूर्णांक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के साथ लिखा जाता है, तो यह गणित की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? तो आपसे पूछेगा समुच्चय, मिलान करना, एक करना या संवर्धन, तो वो समुच्चय होगा। ठीक, जब दो चीजों को आपस में मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? समुच्चय। संवर्धन की बात करें तो संवर्धन होता है कि एक ही चीज में किसी और चीज की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, एक ही चीज में किसी और चीज की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, मिल्क, दूध में आप क्या मिला दो? पानी, लेकिन फिर भी वो दिखेगा क्या? दिखेगा दूध ही। ठीक है, अब पता थोड़ी चलेगा उसमें पानी मिला है। जैसे अगर 1 लीटर दूध है, उसमें आप 200 ml पानी मिला दोगे, तो टोटल आपका 1.2 लीटर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसमें मिलावट तो हो चुकी है। ठीक, जब एक ही वस्तु में किसी और वस्तु की मात्रा बढ़ा दी जाए और उसके शेप में फर्क ना पड़े, तो उसको बोलते हैं संवर्धन। क्या बोलते हैं? संवर्धन। जैसे अब कोई संख्या 25 है, हमने कहा इसमें 2 मिला दीजिए, ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई 27। ये तो आप कहेंगे क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा हो गया, दो वस्तुओं को हमने जोड़ दिया, ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ दिया। लेकिन अगर इसी में हमने जैसे मोटा मोटा हम कह दे, देखिए हम मोटा मोटा कह दे कि हमारे पास 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कितनी? 10। हमने दो प्राकृतिक संख्याओं को और मिला लिया, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन दो मिला लिया, तो अब 9 प्राकृतिक संख्याएं हो गई, संख्या भी बढ़ गई और वो वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जब एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी मिलाई जाए और पहली क्वांटिटी जैसा ही लगे, तो उसको बोलते हैं संवर्धन। ठीक, तो समुच्चय और संवर्धन, इससे प्रश्न आएगा तो आप आराम से उसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी क्लास है, इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस सिलेबस में दिया है झाड़ के खूब, ये पढ़िए पढ़िए, पागल हो जाएगा बच्चा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब उसका निचोड़ निकालेंगे तो बहुत कम है, जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है। 15 में से 10-12 नंबर तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला है गणितीय गणितीय संरचनाएं। गणितीय संरचनाएं, ठीक, मात्रा थोड़ा मिस्टेक को तो मैनेज कर लीजिए। देखिए गणितीय संरचनाएं क्या होती हैं, अर्थात जो गणित की जो पूरी संरचना है, उसके जो प्रॉपर सिलेबस है, या गणित में जो चीजें की जाती हैं बेसिक स्तर पर, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बड़ी क्लास के लिए नहीं, छोटे क्लास के बच्चों के लिए जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो देखिए बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। पहला है बीज गणितीय संरचना, बीज गणितीय संरचना। दूसरा है क्रमिक संरचना, क्रमिक संरचना। तीसरा है हमारा बीज गणितीय हो गया, क्रमिक हो गया, और तीसरा हमारा है तल रूपी संरचना। अब तीनों को जरा ध्यान से समझिएगा। 3 प्रकार की संरचनाएं हमें मैथमेटिक्स के अंतर्गत, गणित में जो संरचनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं बेसिक स्तर पर। पहला, गणितीय संरचना में जोड़ आता है, गुणा आता है, घटाना आता है, भाग आता है। जैसे 2 कितना होगा? 4 होगा। 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 8 भागे 8 करेंगे तो 1 आएगा, या 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 आएगा। या तमाम प्रकार की जितनी चीजें हैं गुणा भाग वाली, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सारी की सारी क्या है? बीज गणितीय संरचना है। ठीक है, एल्जेब्रिक, ये सब की सब क्या है? एल्जेब्रिक संरचना। जो जब आपसे सवाल कोई पूछेगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को देगा ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 50 फल है 25 फल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वो आएगा बीज गणितीय संरचना में। अगला टॉपिक क्रमिक संरचना है। जैसे आपसे लिख दिया 2 3 4 9 6 5 7 और कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आप लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 9। अर्थात जब हम क्रम से लगा दें संख्याओं को,
जब चीजों को क्रम से लगा दे, एक लाइन में खड़े बच्चे, ठीक है, बढ़ती संख्या का क्रम, घटती संख्या का क्रम, तो उसको कहते हैं क्रमिक संरचना। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? क्रमिक संरचना। अब लास्ट वाला है तल रूप। तल रूप में जैसे आपसे पूछ ले निकटतम मान बताइए या सन्निकट मान बताइए, सन्निकट, ये देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है, सन्निकट मान बताइए। जैसे आपसे हमने सवाल लिखा कहा 3.2 6.9 इंटू 3/2, इसका निकटतम मान बताइए। तो अगर आप दशमलव पढ़े हैं आपको पता होगा जब ये 5 से ज्यादा रहता है तब इसकी वैल्यू उसमें ऐड होती है, नहीं तो हटा देते हैं। ये 5 से कम है तो 3 हो जाएगा, गुणे 6.9, 5 ज्यादा है ना, दशमलव किस तरफ वाला, तो ये हो जाएगा 7 बटे, ये 2 है हटा दीजिए 3, तो कितना हो गया 3 सत्ते 21 बटे 3, इसका मान कितना आया 7। ठीक है, तो इस पूरे सवाल का सन्निकटतम मान कितना आया 7 आया। क्लियर? बीजगणितीय संख्याओं को संक्रियाओं को हम बेसिक स्तर पर 3 भाग में बांटते हैं। पहला, सॉरी शायद बीज गणितीय संक्रियाओं को, गणितीय संरचनाओं को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला, बीजगणितीय संख्या में सभी प्रकार के जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाएंगे। क्रमिक में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ता घटता, पंक्ति में लगाना, कतार से लगाना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये आएंगी क्रमिक संरचना में। तल रूप की बात करें तो निकटतम सन्निकट मान, जैसे इसमें अनुवर्ती संख्या आएगी, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती संख्या इसमें आएगी। जैसे हम कह दें 10 की अनुवर्ती क्या होगी तो आप जानते हैं 11 होगा। 9 का अगर हम पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं तो 8 होगा, मतलब पहले की संख्या और बाद की संख्या। ठीक है, तो वो भी तो आसपास ही है। तो यह है तल रूपीय सन्निकटता का संक्रिया, जो कि गणित के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे चीज को हम समझते हैं। देखिए इन सब चीजों देखिए हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक को हल्का, बस आपको बस इसका मतलब समझना है। अगर आपने मतलब समझ लिया तो फिर आप उड़ा देंगे, कैसो क्वेश्चन रहे। ठीक है, घबराइए नहीं। अभी देखिए ईवीएस का कोर्स पूरा होने के बाद पेपर सॉल्व है, उसको भी प्रयास कर उसका प्रैक्टिस कराया जाए, फिर इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न, इधर है बंद अंत वाले प्रश्न। देखिए मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, इसको समझते हैं। मुक्त अंत वाले वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर ढेर सारे होते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, ढेर सारे होते हैं, ठीक, मतलब बहुत सारे उत्तर होते हैं। इसका केवल एक उत्तर होता है, केवल एक उत्तर। ठीक है, केवल एक उत्तर। समझाते हैं। जैसे हम अगर सवाल दे दें आपको कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 है, संख्याएं बताओ। अब देखिए इसके कितने उत्तर आएंगे, आप क्या क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं 14 + 1, 13 + 2, 12 + 3, 11 + 4, 10 + 5, 9 + 6, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उत्तर आप बता सकते हैं। तो ये हुआ मुक्त अंत वाला प्रश्न, जिसके बहुत सारे उत्तर हैं। जैसे भारत में, ठीक है, भारत में राज्यों के नाम बताइए, तो आप धड़ा के 10-20 राज्य लिख देंगे, क्योंकि हमने कहा तो है नहीं कि कितने राज्य के नाम बताइए, हमने संख्या तो दी नहीं है। हमने कहा भारत में, या मान लीजिए हमने कहते कि भारत में किन्हीं 5 राज्यों के नाम बताइए, तो वो 5 राज्य आप कोई भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहला व्यक्ति बताए वही दूसरा बताए। तो ये हुआ ओपन। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा ओपन इलाका है, आओ घास चर के चले जाओ। ठीक, जैसे प्रश्न पूछे, जैसे आपसे कोई कहे, आप आराम से कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कहा त्रिभुज का परिमाप, ये पूछा हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 50 है। ठीक है, तो भुजाएं बताइए। अब आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों को जोड़ के हमें 50 लाना है, परिमाप यही होता है।
तो भाई जब तीनों को जोड़ के 50 लाना है तो हम 20 20 10 कर सकते हैं, 5 5 40 कर सकते हैं, 15 15 20 कर सकते हैं, ठीक है, 24 25 1 कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारी संख्याओं को हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गए कौन से मुक्त अंत वाले प्रश्न। आपसे एग्जाम में पूछेगा जरूर, 100% पूछता है एक सवाल, कंफर्म है, ठीक है। 3 4 ऑप्शन देके आपको पूछ लेगा, फिर कहेगा बताइए ए और सी मुक्त वाले हैं, डी और ये मुक्त वाले हैं, ये ए वाले हैं। तो आप आराम से पहले चारों ऑप्शन को पढ़ करके सामने लिख लीजिएगा। जैसे अगर भाई ओपन वाला है तो ओ लिख लीजिए, बंद वाला है सी लिख दीजिए, मतलब ओपन क्लोज, फिर आप आंसर आराम से टिक कर लेंगे, ठीक है। अब बंद अंत वाला वेरी सिंपल, इसमें जब एक ही उत्तर पॉसिबल हो, जैसे कह दें कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के अतिरिक्त तो नई दिल्ली राष्ट्र थोड़ी है, एक ही है ना। या आप पूछ लें कि हमारे देश का नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि भारत है। या आप पूछ लें कि आप भारत देश के किस प्रदेश में रहते हो, तो आपका प्रदेश तो एक ही है, ठीक है। अर्थात जब एक ही उत्तर आए, जैसे आपसे पूछ ले कि 25 के गुणनखंड बताइए, किसके 25 के, तो आप बताएंगे 5 गुणे 5। और कोई गुणनखंड होता है क्या, और कोई होता है क्या? एक और है 25 गुणे 1, लेकिन इसको जल्दी लिया नहीं जाता क्योंकि ये सेल्फ आ जाता है ना, तो मेन यही है, ठीक है, 5 गुणे 5। क्लियर? या चलिए इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो ध्यान सुनिए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब आप कहेंगे 2 अंकों की तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, आपने कहा था तो ये मुक्त हो गया। ना ना ना, प्रश्न से ध्यान सुनिए, प्रश्न कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 99, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सीटेट मैथ पेडागोजी की आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।